हेलो दोस्तों, आप सभी का नमस्कार। 4-5 दिन से हमारी जो क्लास हो नहीं पा रही थी, इसका जी जो मुख्य वजह थी वो हमारे घर में कुछ प्रोग्राम था। इसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था और घर में था। ऐसे हम इस क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं। जो है क्लास जो इससे पहले की थी वो मैंने जो भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं उसको एक बार पढ़ा दिया था। आज हम एक बार द्वारा और देखते हैं नोट्स को, उसके बाद हम पीवाईक्यू सॉल्व करें। तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 25 भाग हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी जो भाग 1 है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसका मतलब है कि भारत में जितने भी राज्य हैं वर्तमान में, यानी 28 राज्य और जो 8 शासित केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको शामिल करते हुए सभी का उल्लेख भाग 1 के अंतर्गत किया गया है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसमें यह बताया गया है कि नागरिकता कोई व्यक्ति अगर अर्जित करना चाहता है तो उसके लिए कौन कौन से तरीके होंगे, किन आधारों पर नागरिकता अर्जित कर सकता है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 यानी निरसित, यानी भाग 7 को हमने डिलीट कर दिया है। भाग जो 8 है वो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, जो वर्तमान में जिन्हें यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी 8 है, उनको भाग 8 के अंदर रखा गया है। जो भाग 9 है उसमें पंचायतों का उल्लेख किया गया है। और जो भाग 9A है जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसमें नगर पालिकाओं का उल्लेख है। भाग 9B में सहकारी समितियों का उल्लेख है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों की बात करता है। भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों की बात करता है। भाग जो 12 है वो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है। और जो भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के बारे में उल्लेख करता है। और भाग जो 14 है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। इसी के अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्यों के जो लोक सेवा आयोग है उनका उल्लेख भी भाग 14 के अंतर्गत किया गया है। भाग जो 14 का है उसमें अधिकरण का प्रावधान किया गया है और इस भाग को हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा था। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। इसमें निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, जैसे निर्वाचन आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक जो विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं भाग 15 के अंतर्गत दिए गए हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध की चर्चा करता है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है और जो भाग 18 है वो आपात उपबंध की बात करता है, जिसमें 352 से लेकर
अनुच्छेद 360 तक के जो अनुच्छेद है, जिनमें 3 तरह के आपातकाल की चर्चा की गई है, उनका उल्लेख भाग 18 के अंतर्गत मिलता है। भाग 19 प्रकीर्ण है और भाग 20 में एक ही अनुच्छेद है, संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368। अगर शायद गलत हो रहा तो मेरे हिसाब से सही है। भाग 21, इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। जो विशेष राज्य की श्रेणी है, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इत्यादि, जो प्रावधान किए गए हैं भाग 21 के अंतर्गत दिए गए। और इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है 371, उसमें विभिन्न क्लोजों के माध्यम से अलग अलग राज्यों के लिए प्रावधान किए गए हैं। जो भाग 22 है, वो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। एक बात और मैं बता दूं, मैं इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करा के रहूंगा। आप में से कोई भी टेंशन न लेके यह सीरीज बीच में अधूरी रह जाएगी। समस्या ये हुई थी कि हमारे घर में थोड़ा फंक्शन था, इसकी वजह से 4-5 दिन क्लास नहीं ले पाया, अन्यथा क्लास डेली होगी। आने वाले समय में क्लास रेगुलर आपको प्रदान की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, तो उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो कहता है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारत में जो संविधान है उसमें 22 भाग है। कितने? 22 भाग। अब आपको लग रहा होगा कि कोई कहता है कि 25 भाग है, तो एक्चुअली देखा जाए तो 22 भाग ही है, जैसे भाग 23 नहीं है। लेकिन जो भाग हैं उनके जैसे 9 क्लोज बना के हमने ऐड करे हैं, जैसे 9A, 9B इत्यादि भागों को। लेकिन अगर ऊपरी तरीके से देखा जाए तो टोटल 22 है वैसे, और वैसे देखा जाए तो 25 है। तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में, क्रम संख्या देखा जाए तो 22 भागों में विभाजित किया गया है। गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो उत्तर होगा वो 22 भागों में। अगर व्याख्या देखें तो भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार 22 भागों में विभाजित किया गया है और गणना की दृष्टि से इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो नागरिकता का उल्लेख है उस संविधान के बाद 2 में दिया गया है, तो ये सही है। एक सेकंड चूज कर लेते, मार्क करा लेते। जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो भाग संविधान के भाग 3 में, तो ये भी सही है। राज्य का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6 में दिया गया है, ये भी सही है। और मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 6A लिखा है, यह गलत हो जाएगा और इसकी जगह पे 4A। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है वैसे देखा जाए तो सी, और गलत कौन सा? तो सी। तो अगर देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित यह 3 नहीं है। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में दिया गया है। अगर सही देखा जाए तो नागरिकता का प्रावधान संविधान के भाग 2 में है। मौलिक अधिकारों का जो प्रावधान है वो संविधान के भाग 3 में है। राज्य का उल्लेख संविधान के भाग 6 में दिया। इसके बाद हम व्याख्या देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों एवं सही सुमेलित है। मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत, सॉरी बहुत बड़ी सॉरी, 6 रह गया, 6 नहीं 4 के अंतर्गत किया गया है। अन्य तीनों एवं सही सुमेलित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, मैं इसकी थोड़ी लाइट कम कर लूं, आंखों पर समस्या ज्यादा आ रही है।
अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है? तो वो भाग 9, यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। इस भाग के अनुच्छेद 243 बी के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी संख्या 20 लाख से अधिक। यानी तो इसके एक अलग तरीके से हम व्याख्या देखेंगे, पहली बार पूरा पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में पंचायतों को उल्लेख 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा किया गया। 24 अप्रैल 1993 से लागू है। भाग कौन सा है? तो संविधान का भाग 9 है। 3 सोपान पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। अनुच्छेद 243 बी का जो खंड 1 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक तो ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस वाक्य के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा, यानी 3 स्तरीय। ठीक है। अब इसमें जो खंड दूसरा है 243 बी का जो खंड दूसरा, वो कहता है कि मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें का गठन अनिवार्य नहीं है। इसका एक अपवाद भी है, यानी जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक अनधिक है, नहीं किया जा सकेगा। जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक यानी कम होगी तो वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन करना आवश्यक नहीं है। अगर राज्य चाहे तो कर सकता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में? तो भाग 11 है और अध्याय 1 है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो ऑप्शन ए भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में, जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंधों के बारे में। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से 255, यानी जो देखो अभ्यास व्याख्या देख, भाग 11 का अध्याय 1 है, अनुच्छेद 245 से 255, इसमें विधायी संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया। जब ये जो भाग 11 है उसका अध्याय 2 है, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ऐसे देख सकते हैं कि अगर विधायी संबंध देखने हैं तो भाग 11 का अध्याय 1 देखिए, और प्रशासनिक संबंध देखने तो भाग 11 का अध्याय 2 देख सकते हैं। अब सही जोड़ी मिला दें तो उसमें दिया गया है कि उपाधियों का अंत। तो अगर आपको पता होगा इसका उल्लेख अनुच्छेद 18 मिलता है और अनुच्छेद 18 मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है, तो इसका पहले का तीसरा हो जाएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, तो ग्राम पंचायतों का संगठन हमें अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किया गया है,
और अनुच्छेद 40 डीपीएसपी के अंतर्गत यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, तो इसका ये सही जोड़ी हो जाएगी। तीसरा, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और यह इसका प्रावधान हमें अगर तुमने पढ़ा हो तो 51A और के 51A और के जो बाद में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 2002 में, और इसका उल्लेख हमें मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत मिलता है, क्योंकि 51 में लिख देता हूं ए और के, आपको इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा। इसके अंतर्गत मिलता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, और जो हमें अनुच्छेद 1 ही कहता है, इसकी अनुच्छेद 1 भाग 1 के अंतर्गत आता है, तो डी का हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए देख लेते हैं अब पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा आंसर हमें मिल चुका है। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन, बस आप अच्छी तरीके से लगाना। एक बार और, उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायत और संगठन, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, तो इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में मिलता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख संघ और उसका राज्य क्षेत्र। चलिए इसके बाद हम एक बार और व्याख्या देख लेते हैं सीधा। उपाधियों का अंत, मूल अधिकार, ग्राम पंचायत और संगठन, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपालने के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना, और इसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में मिलता है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अगर अब अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है, तो यह है संविधान का चौथा भाग, मौलिक कर्तव्य। यह सही है, यानी संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अब ये कह रहा है कि हम इसे दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है, तो सही एक ही है, संविधान का भाग 4 है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अगर उल्टी तरीके से देखा जाए तो संविधान का दूसरा भाग, इसमें जो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख दिया है वो गलत है, क्योंकि संविधान का जो तीसरा भाग है वो मौलिक कर्तव्यों के बारे में चर्चा करता है, और दूसरा भाग नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। तो दोनों अपोजिट दे दिए। संविधान का जो 5वां भाग है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में नहीं, और ये केंद्र के बारे में उल्लेख करता है, केंद्र से संबंधित प्रावधान। अगर आपको पता हो तो 6वें में राज्य से संबंधित प्रावधान है, और 5वें में केंद्र से संबंधित प्रावधान। चलिए व्याख्या देखते हैं। तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, और 4 का मौलिक कर्तव्यों से, तथा 5वां भाग संघ से, जिसे हम केंद्र कहते हैं। तो संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, 4 का भाग मौलिक कर्तव्यों से, और 5वां भाग संघ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी 3 विकल्प सही है, एक विकल्प का गलत सुमेलन किया गया। तो नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, ये सही है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 7 में दिया, तो यही गलत है, क्योंकि संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है। नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9A में है, ये सही है, और निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है। तो अब हम दूसरी तरीके से एक बार और देखते हैं इसे।
निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो बी होगा। तो संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख 7 में दिया है जो कि 8 में है। और जो सही है तो नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 में है और निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में दिया है। चलिए व्याख्या देखते हैं हम। नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख भाग 8 में है, नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 ही में है और निर्वाचन का उल्लेख भाग 15 में है। और आपको ध्यान हो तो मैंने बात पहले भी बताया था कि भारतीय संविधान का एक ऐसा भाग जो अब संविधान के अंतर्गत नहीं है उसे डिलीट कर दिया गया और वो है संविधान का भाग 7। पहली अनुसूची के भाग क के राज्य 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसे निश्चित कर दिया गया था। अगर कभी पूछे तो भाग 7 जो संविधान का है उसे किस संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित या डिलीट कर दिया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो भारतीय जो संविधान का भाग 9 है उसका संबंध पंचायतों से। भारतीय संविधान का जो भाग 8 है उसका संबंध संघ राज्य क्षेत्र से। भारतीय संविधान का भाग 4 मूल कर्तव्यों की बात करता है और भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिका की बात करता है। एक बार और देखते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 का संबंध संघ राज्य क्षेत्रों से। भारतीय संविधान का भाग 4 इसका संबंध मूल कर्तव्यों से है। भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित। तो ऐसे देख लेते हैं हम। पहले का तीसरा तो लीजिए सही जोड़ी मिली गई, पहले का तीसरा और कोई विकल्प ही नहीं है तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे ही आप अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करें। भारतीय संविधान का भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 8 संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 मूल कर्तव्यों से संबंधित है और भारतीय संविधान का भाग 9 नगर पालिकाओं से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? यानी इसमें 3 सही है, 1 गलत है। चलिए देख लेते हैं। तो पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में किया गया है, ये सही है। नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9 में किया गया है, यह भी सही है। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9 हिंदी में लिख दे तो मैं इंग्लिश में ज्यादा अच्छा समझता हूँ पेपर करना, याद करने में परेशानी नहीं होती। 9B और अधिकरणों का जो उल्लेख है वो भाग 10 में दे रहा है जो कि गलत है और इसका जो उल्लेख है वो 14A में दिया है। तो एक बार और देख लेते हैं। अगर सही देखा जाए तो पंचायतों का उल्लेख भाग 9A में है। नगर पालिकाओं का उल्लेख भाग 9A या 9 में। सहकारी समितियों का उल्लेख भाग 9B में है और अधिकरणों का उल्लेख भाग 10 में होते हुए 14A में। चलिए व्याख्या देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा संविधान में भाग 9 का यानी B जोड़ा गया
जो सहकारी समितियों से संबंधित है, जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान भाग 14 में अधिकरणों की व्यवस्था की गई। तो देखो इसे हम ऐसे देखते हैं। तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों का प्रावधान है, उसका जो जोड़ा गया था वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। भाग 9 के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित है और यह जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तीसरा है सहकारी समितियां, इसका उल्लेख भाग 9 ख यानी 9 बी में किया गया है और यह 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 10 जो है वो अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और भाग जो 14 क है वो अधिकरणों की व्यवस्था करता है और इसको जो जोड़ा गया था 42वें अमेंडमेंट 1976 द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो वो भाग 9 में दिए गए। एक बार और कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं और वो भाग 9 में दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो भाग 9 में किए गए। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? वो भाग 9 में किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सही जोड़ी के तौर पर। तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भाग 3 में दिया गया है, तो पहले का दूसरा। तो देखो ऐसे सॉल्व करके खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A के अंतर्गत दिया गया है, तो दूसरे का पहला। तो दूसरे का पहला अभी कोई खत्म नहीं हुआ। संघ का उल्लेख भाग 5 में दिया गया है, तो तीसरे का चौथा। तो तीसरे का चौथा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, एक बचा। और आपात उपबंधों का उल्लेख 18 में किया गया, 15, 16, 17, 18। तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है जो संविधान के भाग 3 में, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में, संघ का उल्लेख भाग 5 में, आपात उपबंध भाग 18। एक बार और जिससे याद करने में समस्या न हो, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4A में किया गया, संघ का उल्लेख भाग 5 में किया गया और आपात उपबंध का उल्लेख भाग 18 में किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी 3 सही है, ये गलत है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, तो ये सही है। राज्य का उल्लेख भाग 6 में किया गया है, यह भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में किया गया है, ये तीनों सही। अब जो गलत है वो है भारत का महान्यायवादी, और यह भाग 8 में दे रहा है, जो कि गलत है, भाग 5 में दिया गया है। इसका उल्लेख कितने में? तो भाग 5 में किया गया है। तो एक बार और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहले हम देखते हैं कौन सा सही सुमेलित है। तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में किया गया है, राज्य का उल्लेख भाग 6A में किया गया है और संघ और राज्यों के बीच सेवाओं का उल्लेख भाग 14 में किया गया है। और जो गलत है वो है कि भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख भाग 8 में किया गया है बल्कि 5 में किया गया। आपको यूट्यूब पर ऐसी एक भी क्लास नहीं मिलेगी जो इस इतना डीपली पढ़ाएगा। सब ऊपर ऊपर से पढ़ा देते हैं, 2-4 क्लास सही रहती है, उसके बाद फिर
भागम भाग दौड़ रहती है। ना तो मुझे ऐसा पढ़ना पसंद है, ना ही मैं किसी को पढ़ाता हूँ। एक बार पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत ना हो, तब तो उस पढ़ाई का महत्व है। और मैं यही चाहता हूं कि अगर आपने यह क्लास ले ली तो उसके बाद कहीं आपको भटकना ना पड़े, और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से एकदम सही हो जाए, और एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी हो। इसी को देखते हुए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। और व्याख्याओं में जो प्रावधान है भाग, तो मूल कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4 के अंतर्गत किया गया है। राज्य का उल्लेख भाग 6 में किया गया है। अरे भाई रुक, भारत का मानववादी भाग 5 में, और इसके लिए एक अनुच्छेद है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 76 में बताता है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इसके वेतन भत्तों, इसकी जो संबंधित सभी चीजें, उसका निर्धारण राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया। संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाओं को लेकर वो भाग 14 के अंतर्गत किया गया। नोट, भाग 8 में भाग 8 में, भाग 13 है। 13 के अंतर्गत भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित उपबंध, तो कभी पूछ लेता है तो वो भाग 13 में किसका प्रावधान है, तो भाग 13 व्यापार वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध, यानी ये बताता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करते समय कौन कौन से प्रावधान लागू हो, केवल प्रावधानों का पालन किया जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का मेरे हिसाब से अच्छा तरीका, पहले आप क्वेश्चन को 1 नहीं 2 बार अच्छी तरीके से रीड कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऐसे हम पढ़ लेते हैं कि आपात उपबंध का उल्लेख 18 में किया गया। और राजभाषा को उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 में, जो संबंध है वो राजभाषा से संबंधित है। तो पहला है क्या, संविधान का भाग 15। तो पहला जो 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 में निर्वाचन है। पहले का 14, तो देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन बचा है। अब दूसरा आता है संविधान का भाग 16। तो 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। तीसरा है संविधान का भाग 17। तो 17 का जो संबंध है वो राजभाषा से। और चौथा है कि संविधान का भाग 18, तो इसका संबंध आपात उपबंध से। चलिए व्याख्या देखते हैं। संविधान का भाग 15 का जो संबंध है वो निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है। संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। और संविधान का जो भाग 18 है वो आपात उपबंधों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, तो अभी हमने बताया था कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। एक बार आप मैं और पढ़ा देता हूं आपको, जैसे आपको याद करने में आसानी हो कि संविधान का भाग जो 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है। संविधान का भाग जो 16 है वो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंधों से संबंधित है। संविधान का भाग जो 17 है वो राजभाषा से संबंधित है। और संविधान का जो भाग 18 है वो आपात उपबंध से संबंधित है। चलिए
उसके बाद हम नोट्स पढ़ते हैं। संविधान में कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उन्हें देखते हैं, उसके बाद फिर हम पीवाईक्यू देखेंगे एक सेकंड। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद है, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद है। उसी तरीके से जैसे संविधान में भाग 22 है क्रमांक की दृष्टि से देखें तो, और गणना की दृष्टि से 25 से ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से इसमें भी जो अनुच्छेद है वो क्रमांक की दृष्टि से 95 है और गणना की दृष्टि से 468 प्लस भी है, तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख और ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जब भारत का संविधान बना था तो उसमें कितने भाग थे, तो 22 भाग थे। कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी। वर्तमान में 25 हो गई है भागों की संख्या। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी जो संख्या है वो 8 से बढ़कर 12 हो गई। एक बार और देखते हैं फिर एक सेकंड। भारतीय संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से 468 अनुच्छेद हैं, परंतु क्रमांक की दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं, तथा सभी अतिरिक्त अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों के साथ क, ख, ग आदि लगाकर जोड़ा गया है। इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या भी बढ़कर 25 हो गई है। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। संशोधनों के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े या प्रतिस्थापित किए गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई है और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। विधानतः नए राज्य को शामिल करना अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 नए राज्य शामिल करने की बात करता है। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन के बारे में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 बताता है। विधि के समक्ष समता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। विधि के समक्ष समता का उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिया गया है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 22 में दिया गया। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों एंड डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो उल्लेख अनुच्छेद 39A में दिया गया। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के तहत समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का जो उपबंध है अनुच्छेद
39A में है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में है। ग्राम पंचायतों का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 40 में किया गया है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 41 में है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 42 में किया गया है। कार्य करने के लिए न्यायोचित और मानवीय दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। समान नागरिक संहिता को उल्लेख अनुच्छेद 44 में, जो वर्तमान में बहुत प्रचलित एक मुद्दा है और वर्तमान सरकार का एक एजेंडा भी है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है तथा शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि शिक्षा को उल्लेख नीति निर्देश तत्वों में भी किया गया अनुच्छेद 45 में। शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 21A में भी किया गया और शिक्षा का उल्लेख 51A और K में भी किया गया है मूल कर्तव्य में। तो आपका आज से डाउट पूरा खत्म हो जाएगा। तो शैशव पूर्व देखभाल और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था अनुच्छेद 45 में वर्णित है। यानी जो छोटे बच्चे हैं वो 6 वर्ष से इनकी उम्र कम है, उनके लिए शिक्षा का प्रावधान करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं, यानी इनका उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है और सरकार का फर्ज बनता है ये कल्याणकारी सरकार होने के नाते कि उस सभी बच्चों को जो जिनकी उम्र 6 वर्ष से कम है उन्हें शिक्षा मुहैया कराए। और इसके बाद अगर हम अनुच्छेद 21A की बात करें तो वहां पे 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है, वो अनिवार्य है। उसके लिए सरकार को प्रयास करने ही होंगे क्योंकि उसका जो प्रावधान है वो मूल अधिकारों में किया गया और मूल अधिकार न्यायोचित है, यानी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो माननीय उच्च और उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसके बाद जो अनुच्छेद 51A और K जिसका उल्लेख मौलिक कर्तव्यों में दिया गया है उसमें भी 6 से 14 वर्षों का दिया गया है शिक्षा का प्रावधान, लेकिन वो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत जो दायित्व वो उसके माता पिता का होता है कि जिसका बच्चा है वो उसके माता पिता प्रावधान करेंगे अपने बच्चे को कि वो अच्छी शिक्षा पा सके, अच्छी शिक्षा के माध्यम से देश, समाज और वैश्विक स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। अब उसके बाद आते हैं जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण वो अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। जबकि कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 50 सेपरेशन की बात करता है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 54 में दिया गया। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के गठन की बात करता है। अनुच्छेद 76 में भारत की मानवाधिकार का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 76 भारत की मानवाधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद जो 78 है वो राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी तो
अगर हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य अनुच्छेद 78 में दिए गए और उस कर्तव्यों में राष्ट्रपति को समय समय पर जानकारी देना शामिल है। राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति की जो शक्ति है अनुच्छेद 111 में, राष्ट्रपति की विधेयकों पर अनुमति देने की जो शक्ति है अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110 एक कर में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही प्रस्तावित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। और ऐसा प्रबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यानी इसमें दिया गया है कि कोई भी ऐसा प्रावधान जो करों के बारे में, जैसे करों की संख्या बढ़ानी है या कम करनी है, तो जो प्रावधान अगर हमें संसद में पेश करना है तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने मनी बिल के बारे में सुना हो तो वो इसी से संबंधित है और मनी बिल से संबंधित प्रावधान केवल लोकसभा में ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है शुरुआत में, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा को इसमें अपनी सहमति 14 दिनों के अंतर्गत देनी ही होती है। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन के बारे में वर्णन किया गया। अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन की बात करता है। अनुच्छेद 121 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद अनुच्छेद 21 में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में संसद में चर्चा पर निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 121 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का आरंभिक क्षेत्राधिकार है। तो मैं इसे समझा दूं। आरंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है कि किसी भी मामले की सुनवाई प्रथमतः फर्स्ट सीधे उच्चतम न्यायालय में होगी। इसमें किसी अन्य न्यायालय के माध्यम से हमें उच्चतम न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं है। और जैसे मुद्दे केंद्र और राज्यों के बीच, राज्य और राज्यों के बीच में अगर कोई मामला होता है तो उसकी सीधी सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है अनुच्छेद 148 में किया गया, यानी सीएजी। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्रियों एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 165 में है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी जो प्रावधान है अनुच्छेद 165 में है। तथा राज्य विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। राज्य विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 170 में वर्णित। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 का उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जब एक तरीका तो ये मैं इसको पढ़ा के निकल जाऊं, लेकिन इसे तो आप ही पढ़ लो। कहीं पर जो कठिन शब्द है
उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो मुझे करना हो। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देगा उससे जो नीचे के न्यायालय है उनके लिए जो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिए उन्हें आधार के रूप में रखा जाएगा। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय की कोई अवहेलना करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार भी उच्च न्यायालय को। अभिलेख न्यायालय का सीधा सा मतलब होता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय को सही रखा जाएगा और जो नीचे की जो अदालत है, जल अदालत, उनके लिए साक्ष्य के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतर। अनुच्छेद 222 किसी एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतर। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 में विशेष रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अनुच्छेद 32 में किसका प्रावधान किया गया? आप कमेंट करके बताइए। जो भी क्लास को देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अनुच्छेद 32 में किसका प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। यानी इसका मतलब है कि अधीक्षण का मतलब होता है कि उच्च न्यायालय से जितने भी नीचे के न्यायालय उनके जो कंट्रोल है उच्च न्यायालय का रहता है। नियुक्तियों से संबंधित, वहां की जो कार्रवाइयों से संबंधित, किस समय कौन से न्यायालय की कार्रवाई इत्यादि प्रावधान इसके नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं, वो अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 245 में संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार यानी विधायी शक्तियों का वितरण। अनुच्छेद 245 द्वारा संसद द्वारा और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विधायी शक्तियों का वितरण। वित्त आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 280 में किया है। वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया है। अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया। अखिल भारतीय ऑल इंडिया सर्विस का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों से संबंधित प्रावधान है के बारे में विनियमन बनाने की शक्ति है। विनियमन बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य। तो कभी पूछ सकता है कि लोक सेवा आयोग, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग, चाहे पीपीएससी हो, चाहे स्टेट पीएससी हो, दोनों को उल्लेख, दोनों के कार्यों को उल्लेख अनुच्छेद 320 में किया गया। अनुच्छेद 330 में प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 323 ए के बारे में प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में प्रावधान किया है। यह वो अनुच्छेद जो लगातार पूछे जाते हैं मोस्टली, इन्हीं में से आपको अनुच्छेद देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान का उल्लेख किया है, जो बहुत इंपोर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में लोक सेवा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 330 में लोक सेवा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 320 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए
स्थानों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वो कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें संसद में और विधानसभा में एसटी और एससीओं के जो आरक्षण है उसको अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। कमेंट करें बताइए। उससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 330 और 320। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में युद्ध घोषणा आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 में आपात की युद्ध घोषणा आपातकालीन प्रावधान है। चलिए एक बार हम फिर देखते हैं। अनुच्छेद मोस्ट अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। पूरी अनुच्छेद याद नहीं करने आपको, ना कभी पूछता है वो ना कभी पूछेगा। वही अनुच्छेदों को पूछता है जो मोस्ट है। हम क्या गलती करते हैं कि एक साइड से आप पढ़ने बैठ जाते हैं और कभी भी एग्जाम में जब जो पढ़ते हैं वो नहीं आता। कारण क्या है कि हर एक चीज पूछी जाती है, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज पूछी जाती है, उसी का बार बार रिपीटेशन होता है। तो अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। देखो अनुच्छेद 2-3 थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको क्लियर कर देता हूं। अनुच्छेद जो 2 है वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसका मतलब है कि जो सरकार है नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब नए राज्य कैसे बने? तो नए राज्य जैसे मान के चलिए हमने कोई युद्ध किया, युद्ध में हमने किसी क्षेत्र को जीत लिया। अब जो क्षेत्र हमने उसे राज्य का दर्जा दे दिया, यानी जो वर्तमान में पहले से भारत में है नहीं या भारत के अंदर भी नहीं, तो नई राज्यों की स्थापना नई। और जो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन। सीधी सी बात है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में जैसे हमने तेलंगाना बनाया, तो तेलंगाना किस अनुच्छेद के तहत बना था? वो अनुच्छेद 3 के तहत बना था, क्योंकि हमने आंध्र प्रदेश से बनाया था तेलंगाना। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी राज्य से अलग करके, किसी राज्य के किसी भाग को अलग करके नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। आप विभिन्न 2 राज्यों के प्रावधानों को जोड़कर किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। किसी सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यह सब शक्ति केंद्र को दी गई। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हमने 2000 में 3 राज्य बनाए थे। जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बना था, बिहार से अलग करके झारखंड बना था और उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड बना था। तो 3 राज्य अनुच्छेद 3 के तहत बने थे। वर्तमान में 2014 में एक नया राज्य तेलंगाना आया था, उसका गठन अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। अनुच्छेद जो 5 है उसका में संविधान के प्रारंभ की समय नागरिकता। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ की समय नागरिकता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में
अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 19 वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हवाले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अनुच्छेद 32 में क्या है, तो आप पढ़ लीजिए। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रिट जो उच्च और उच्चतम न्यायालय भिन्न रिट जारी कर सकता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, एक्सप्रेशन और अधिकार परीक्षा। इन 5 प्रकार की रिटों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 32 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत माननीय उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणी कुछ नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणी कुछ नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 43 भी सहकारी समितियों का प्रावधान या संवर्धन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसे हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 48 कर में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 कर में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। चलिए आपसे क्वेश्चन और पूछते हैं कि अनुच्छेद 48 ए का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? चलिए मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, 42 और 44, बस दोनों में से आप बता दीजिए, 50-50। अनुच्छेद 50
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्यों का उल्लेख है, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। एक और क्वेश्चन आपसे, अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख किया गया है, वो भी राष्ट्रपति से संबंधित है, बताइए। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। चलिए नारियल का कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगे जिससे। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, बहुत इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद कई बार पूछता है। अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख है, तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है, अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाचन, अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। ये सीधी सी बात है, ऐसे ध्यान रखो। क्षमा का प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया है, ऐसे याद रखें। चलिए मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मिल जाएगा। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का प्रावधान, अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान, अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 बहुत इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो सीधा पूछेगा कि मंत्रिपरिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया, तो अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का मानववादी, अनुच्छेद 76 भारत का मानववादी। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान, अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, आप अच्छी तरीके से याद रखिए। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 1 राज्यसभा एक स्थायी सदन, अनुच्छेद 83 1 राज्यसभा एक स्थायी सदन है। अनुच्छेद 83 कार्यकाल की बात करता है और उसमें बताया गया कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन आपको भी जानते हैं कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता। जो सदस्य उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। एक सेकंड। अनुच्छेद जो 84 है, जो संसद की सदस्यता के लिए अर्हता यानी योग्यता, अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात करता है। अनुच्छेद जो 85 है वो संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन की बात करता है। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत पर टाई होने पर। अनुच्छेद 100 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर।
अनुच्छेद जो 108 है वो कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था करता है। तो अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की बात की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 122 में न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। सीधा आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 123 अध्यादेश के बारे में प्रावधान करता है। एक सेकेंड, चलिए आज वीडियो बड़ी हो जाएगी, इससे जो छुट्टी हुई है उसकी औसत निकल आएगी, तो पूरे अनुच्छेद हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर क्लास का एंड करेंगे। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन की बात करता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन रिव्यू की शक्ति। इसका मतलब होता है कि अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई डिसीजन दे दिया तो उस डिसीजन के द्वारा वो समीक्षा कर सकता है और अपनी डिसीजन में परिवर्तन कर सकता है। यह एकमात्र इसका जो प्रावधान है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए किया गया है और सीधा उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अगर आपने पढ़ा हो तो ये मुद्दा भी वर्तमान में बहुत चर्चित है कि राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 143 में किया गया है। अनुच्छेद 147 में भारत का नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का वर्णन है। अनुच्छेद 147 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, जिसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति है। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 162 राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य के जो महाधिवक्ता है उसकी बात करता है। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। चलिए आपसे क्वेश्चन हो रहा है, अनुच्छेद 76 में किसका प्रावधान किया गया?
अभी हमने पढ़ा था, बताइए। देखिए इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन याद रहेंगे अच्छी तरीके से और आप इन अनुच्छेदों को कभी नहीं भूलोगे। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उच्च साधन या सृजन, बहुत ही इंपोर्टेंट अनुच्छेद, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वीआईपी कह सकते हैं। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा विधानमंडल की समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। अनुच्छेद 2 से राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने। अनुच्छेद 2 से राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, यह अनुच्छेद बार बार डिस्प्यूट में, विवाद में रहता है। जैसे वर्तमान में जो कर्नाटक में, तमिलनाडु में ये मुद्दा चल रहा है। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 विधान मंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का संगठन। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का संगठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटें निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो चलिए आपसे एक क्वेश्चन फिर पूछते हैं, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है और केंद्र शासित प्रदेश है, वो किस न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आता है? कमेंट करके आप जरूर बताइए। अनुच्छेद 233 जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 डबल ए डबल का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 डबल का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा की बात करता है। अनुच्छेद 243 अब आप करेंगे इंग्लिश में पढ़ा रहे, तो ये थोड़ा कंफ्यूज होता है, आप इंग्लिश में पढ़िए। 243 ए ग्राम सभा। 243 बी पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 243 डी में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की बात की हुई। अनुच्छेद
243 डी में पंचायतों में स्थानों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 243 पंचायतों में वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। ज मतलब आई, तो कौन सा? तो 243 जो आई है उसमें वित्त आयोग का प्रावधान किया है। 243 यानी कि उसमें पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। 243 में यानी के में पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई है। 243 नगर पालिकाओं गठन, 243 नगर पालिकाओं का गठन, 243 नगर पालिकाओं के निर्वाचन आई और जेड ए पता नहीं सर का लिख देते हैं। हाँ, निर्वाचन सही है। इसमें भी निर्वाचन आयोग को प्रावधान किया गया। जेड डी जिला योजना के लिए समिति और जेड ई महानगरीय योजनाओं के बारे में समिति का उल्लेख किया गया। 243 यह जो है सहकारी समितियों का निगम, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं पूछता है, इम्पोर्टेंट है। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी बीनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यिक नदियों या नदी बीनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। अनुच्छेद 263 बहुत इंपोर्टेंट अंतर्राज्यीय राज्य परिषद के संबंध में विशेष हुक्म। तो अंतर्राज्यीय राज्य परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में किया गया। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखी के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में, संचित निधि और लोक लेखा निधि के बारे में उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया है। वही अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 267 में भारत की आकस्मिकता निधि यानी कंटिजेंसी फंड के बारे में करता है चर्चा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में प्रावधान करता है। चलिए आपसे क्वेश्चन और है, बताइए कि वर्तमान में जो वित्त आयोग है 16वां, उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चलिए मैं आपको इंटरव्यू दे देता हूँ। जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे मैं नियुक्त किया है, लेकिन उनका नाम क्या है? अनुच्छेद 300 विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। और ये अनुच्छेद है, अगर आपने अनुच्छेद 31 पढ़ा हो तो संपत्ति के बारे में चर्चा करता है, वो वहां से ट्रांसफर करके यहाँ कर दिया, यानी वैधानिक अधिकार बन गया। पहले मूल अधिकार था, अब मौलिक अधिकार था। और यह किस संविधान संशोधन से किया गया? तो वो 44वां संविधान संशोधन 1978। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, जिसे हमने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निष्प्रभावी बना दिया। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो अनुच्छेद 331 खत्म। लोकसभा में आंग्ल भारतीय जो समुदाय का प्रतिनिधित्व था, उसे हमने 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दिया। तो दो तरीके से पूछ सकता है, कौन सा संविधान संशोधन था, 104 था, लेकिन अब बहुत 2019 से मामला पुराना हो गया। तो अब क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछ सकता है कि कौन सी ईयर में, तो 2019 था। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है। अनुच्छेद 300 एक सेकंड अब सही। अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा प्रभावी। तो हमने अनुच्छेद 331 और 333 दोनों में जो एंग्लो इंडियन के बारे में प्रावधान किया गया था, उसे समाप्त कर दिया। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग। अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग से 338 ए और बी। तो अब चलिए आपसे फिर एक क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया? चलिए ऑप्शन ले लीजिए। अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 104। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के लिए अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी हो। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 बी यानी ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 350 का भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकारी। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इंडिया बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा इंडिया बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद की
संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो चलिए देखते हैं कितनी बड़ी। तो आज की जो वीडियो है 1.5 घंटे की हो गई, तो आप टेंशन न लें, जितने भी दिन का गैप हुआ है उसे हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा करके 1.5 घंटे की वीडियो बना के पूरा कर लेंगे। मैं इससे भी ज्यादा पढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए 1.5 घंटा मेरे हिसाब से बहुत पर्याप्त है। और जो गैप हुआ है उसके लिए मैं थोड़ी बड़ी वीडियो बना दूंगा, तो आपको जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन न लें। बस आप एक बार, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें और उनसे बोलें कि आप वो भी इसे किसी और को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि आपको ये क्लास अच्छी लगती है कि नहीं, और आपको इसमें क्या सुधार करना चाहिए या मैं क्या सुधार कर सकता हूं, आप मुझे बता सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसके बाद हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।